या मैं नहीं बात कर पाऊंगी, मैं हिंदी में ही बात कर पाऊंगी। आज विश्व आदिवासी दिवस पर आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझसे बात करने का, मुझे एक मौका दिया आप लोगों से बात करने का, इसकी मैं बहुत आभारी हूँ। निशिकांत भाई, उड़ीसा आदिवासी अधिकार मंच, मानस भाई, मधु भाई, संजीव भाई और मंच पे बैठे हुए जितने भी गणमान्य सदस्य हैं जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे बुलाया है, सबकी मैं आभारी हूँ। आज देश में बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हर दिन 40 महिलाओं, बच्चियों के साथ इस देश में बलात्कार होते हैं। दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसी में 6 बलात्कार हर दिन होते हैं। 3 छोटी छोटी बच्चियों के साथ दिन भर बलात्कार करा जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक 8 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली में बलात्कार हुआ था। उस बच्चे से मिलने मैं अस्पताल पहुंची थी। मैं बता नहीं सकती कि मैंने क्या महसूस करा और वो बच्ची क्या महसूस कर रही थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी अस्पताल में, खून में लथपथ वो बच्ची पड़ी थी। और हर दिन इस तरीके से बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। 8 महीने की बच्ची, उस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? एक 24 साल के आदमी ने, जिसकी खुद की शादी हो रखी है, उस बच्ची के साथ बलात्कार करा। हमारे देश के प्रधानमंत्री को मैं पिछले 3 साल से बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रही थी कि सर एक सिस्टम बना दीजिए, हर हाल में छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा दीजिए, ऐसा एक कानून बनाइए, ऐसा एक सिस्टम बनाइए। जब ये 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसको मैंने अपनी गोद में लिया, तो मैं 40 दिन तक अपने घर नहीं जा पाई। 40 दिन मैंने अपने दफ्तर में अपना काम करती थी, पूरा दिन महिलाओं की समस्याएं सुनती थी। उसके बाद रात रात भर अलग अलग जगहों पे जाके छापे मारती थी, महिलाओं की मदद करती थी। और हमने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था रेप रोको आंदोलन। देश भर से, विदेश से इस आंदोलन को सपोर्ट मिला। 5.5 लाख पत्र प्रधानमंत्री जी को हमने भिजवाए, ये कहते हुए कि हर हाल में छोटे बच्चों के बलात्कारियों को 6 महीने के अंदर अंदर फांसी दो, ऐसा कानून बनाओ, ऐसा सिस्टम लाओ। पर 5.5 लाख पत्र गए, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं करा, फिर भी वो उसके ऊपर बैठ गए। उसके बाद एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, जिसने पूरे देश को हिला दिया। उड़ीसा में भी बहुत बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। ये जो 8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, ये कश्मीर में बलात्कार हुआ था। इस बच्ची को सामूहिक बलात्कार करा गया। जिन आदमियों ने करा, उन्होंने पूरे देश से लोगों को फोन कर करके बुलाया कि 8 साल की बच्ची मिली है, तुमको भी बलात्कार करना है तो तुम भी आ जाओ। उसका गला घोट रहे थे, उसको मार रहे थे, तब भी वो उसके साथ बलात्कार कर रहे थे और उस लड़की को मार के उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। ये स्थिति करी गई एक बच्ची के साथ। और जिस दिन मैंने इस बारे में पता चला मुझे, मैंने उस बच्ची के जो पुलिस की रिपोर्ट थी पढ़ी, जिसमें यही बातें लिखी थी। उसी दिन, उसके अगले दिन मैं अनशन पे बैठी, मैं आमरण अनशन पे बैठी थी और ये कहा था कि हर हाल में चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे को देश में ऐसा सिस्टम चाहिए, इन पापियों को फांसी की सजा दीजिए। एक डर बिठाइए इस देश में कि अगर किसी लड़की को या किसी महिला को आपने घूर कर भी देखा, गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार किया, तो ये सिस्टम आपको बख्शेगा नहीं। 10वें दिन पे जाके, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूं मैं, मेरी एक सरकारी रोल है, एक सरकार में एक जॉब है, एक संवैधानिक पोजीशन है। उसके बावजूद मुझे 10 दिन के अनशन पे बैठना पड़ा। 10 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया और उसके बाद 10 दिन के बाद जाके प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित कहा कि चलिए अब हम ये कानून ला रहे हैं। और 10वें दिन पे ये कानून आया जो कि अब ये कहता है कि हर हाल में छोटे बच्चों के बलात्कारियों को 6 महीने में फांसी की सजा हम देंगे। इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। 3 साल से पत्र लिख रही थी, कोर्ट गई, अलग अलग नेताओं के पास गई, हाथ जोड़े, फिर अनशन पे बैठना पड़ा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को, अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। तब जाके प्रधानमंत्री जी ने सुनी। चलिए सुनी तो सही, अब जाके देश में ये कानून आया है। अब हम एक कानून के प्रति, कानून आ चुका है, लेकिन अभी और बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। कानून तो है,
लेकिन क्या रेप होने बंद हो गए? अभी तो रेप होने बंद नहीं हुए। दिल्ली में अभी मैं एक 6 साल की बच्ची से मिलकर आ रही हूँ जिसके साथ बलात्कार हुआ है, और इतनी बुरी तरीके से उसके साथ बलात्कार करा है कि 3 ऑपरेशन होंगे उस छोटी सी नन्ही सी जान का। तो ये तो कानून के बावजूद रेप हो रहे हैं। कानून के बावजूद इसलिए रेप हो रहे हैं क्योंकि अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है। ये कानून सिर्फ पेपर पे है, सिर्फ कागज पे है। इस कानून को लागू कराना पड़ेगा। आप सबको साथ में जुड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ दिल्ली से हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगी, जब तक सब लोग यहाँ पे बैठे हुए आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक पूरा उड़ीसा आवाज नहीं उठाएगा, तब तक ये बदलाव नहीं होगा। जब मैं अनशन पे बैठी थी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर पूरे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे, कोर्टों की संख्या बढ़ाई जाएंगी, पुलिस के संसाधन बढ़ाए जाएंगे, पुलिस की जवाबदेही तय की जाएगी। पर 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। बाकी देश का तो छोड़ दीजिए, दिल्ली देश की राजधानी को पूरे विश्व में बलात्कार की राजधानी के नाम से जाना जाता है। उस जगह तक भी, दिल्ली तक भी अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बने, अभी पुलिस के संसाधन नहीं बढ़ाए गए। तो सारे देश को जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे रेप रूपी दानव के खिलाफ, मुझे नहीं लगता कि हमारे को आजादी भी हमारी बेमानी हो जाती है। जब आधी आबादी इतनी परेशान है, जब आधी आबादी के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जब देश की राजधानी तक में आधी आबादी सड़क पे नहीं निकल सकती, ठीक से खुल के नहीं अपनी जिंदगी जी सकती, तो मुझे लगता है कि आजादी के मायने भी हमें सवाल उठता है। इनके ऊपर हमें प्रश्न उठाने पड़ेंगे। हम लोग दिल्ली में काम करते हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले 3 साल में हमारी टीम ने 52,000 केसेस की सुनवाई करी है। 175 सरकारों को हमने सुझाव दिए हैं। 75,000 से ज्यादा हमने जमीन पे जाके विजिट्स करी हैं। हमने जमीन पे जा जाके निरीक्षण करे हैं। 36,000 कोर्ट के केसेस में हमने महिलाओं की मदद करी है। ये हमने पिछले 3 साल में किया है, और बहुत गर्व से कहना चाहूंगी कि दिल्ली क्या पूरे देश का इकलौता महिला आयोग है, दिल्ली महिला आयोग, जो शनिवार को भी काम करता है, संडे को भी हम काम करते हैं, दिन में भी हम काम कर रहे हैं और रात में भी हम काम कर रहे हैं। इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। कोशिश ये है कि स्थिति सुधरे। आज आप लोगों के बीच में आई हूँ, आप सब लोगों से रूबरू होने का तो शायद मौका ना मिले, लेकिन सबकी शक्लें बताती हैं कि कितना संघर्ष है आप लोगों की जिंदगी में। बहुत संघर्ष की जिंदगी आप लोग जीते हैं। जल, जंगल, जमीन, तीनों चीजें पेशा कानून के अंदर आपकी हैं, आपके गांव की हैं। लेकिन बड़ा अजीब सिस्टम है, कानून आ गया, संविधान सुरक्षा देता है, लेकिन फिर भी कानून ही लागू नहीं कर रहे। हद हो गई। एक गांव में, आदिवासी गांव में, वहां पे स्कूल अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, वो कोई बाबू बताएगा या वहां की आदिवासी महिलाएं और पुरुष मिलके बताएंगे? मुझे तो लगता है आदिवासी महिलाएं और पुरुष मिलके बताएंगे कि स्कूल ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, अस्पताल ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। जो स्कूल का मास्टर है उसकी सैलरी और जो अस्पताल का डॉक्टर है उसकी सैलरी आदिवासी गांव के लोगों से पूछ के दी जानी चाहिए। आज की स्थिति ये है, आज की स्थिति ये है कि हम लोग आजाद हैं, लेकिन ये आजादी अधूरी है। ये आजादी इसलिए अधूरी है क्योंकि आप लोगों को सही मायने में आजादी नहीं मिली है। आपके स्कूल चलते नहीं, आपके अस्पताल चलते नहीं, और सरकारें बैठ के सोती रहती हैं, तो किस बात की आजादी? ऐसा हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा जो पेशा कानून देता भी है। हमको ऐसा सिस्टम चाहिए कि गांव पूरे गणराज्य की तरह काम करें। एक गांव में स्कूल है, अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, और वहाँ की पुलिस की व्यवस्था कैसी है, वहाँ की अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है, वहाँ के लोगों के उसमें भागीदारी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो किसी के बाबू के बच्चे तो स्कूल में पढ़ते नहीं। जब बाबू के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते तो वो उस बाबू का उस स्कूल से क्या लेना देना। जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन लोगों को आप अधिकार दीजिए, फिर देखिए देश के स्कूल कैसे चलेंगे और फिर देखिए देश के अस्पताल कैसे चलेंगे। साथ ही यहाँ पे मैं ये देखती हूँ, क्योंकि दिल्ली में हम काम करते हैं, आप लोगों से बहुत सारी उड़ीसा के भाई बहन हमारे पास आते हैं। बहुत ज्यादा मानव तस्करी है उड़ीसा में, आदिवासी इलाकों में। आप लोग अपनी बेटियों को ये सोच के कि वो अच्छा काम करेंगी, दिल्ली में बड़ा नाम कमाएंगी, आप लोगों को कुछ लोग बहला फुसला के उन्हें दिल्ली तो ले जाते हैं,
लेकिन बहुत ज़्यादा हालात दिल्ली में अच्छे नहीं हैं। हम ये देखते हैं कि दिल्ली में बहुत बच्चियों को जब हम बचाते हैं, उनको घरों से निकालते हैं, तो उनकी स्थिति बहुत खराब होती है। अभी झारखंड की एक बच्ची को हमने एक घर से निकाला था, बहुत बड़ा घर था, डॉक्टर थी मालकिन, लेकिन जो बच्ची वहां पे काम करती थी, 13 साल की बच्ची, झारखंड की बच्ची, उसको प्रेस से, जो प्रेस होती है जिससे कपड़े हम लोग इस्त्री करते हैं, उस इस्त्री से जगह जगह पे जला रखा था। उस लड़की को इतना मारा जाता था कि वो बहुत बिल्कुल सूख के कंकाल हो गई थी, खाना भी नहीं दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं दिल्ली में काम कर रही हैं, जो आप लोगों को भाई पता चलता है कि फला के गांव के कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई दूर का रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, ये बेटी को ले जाएगा दिल्ली में, बड़ा अच्छी नौकरी देगा, तो मैं ऐसा देखती हूँ कि अधिकतर ऐसा नहीं होता। अधिकतर वो लड़कियां या तो देह व्यापार में फंस जाती हैं या फिर अलग अलग तरीके से उनका शोषण होता है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगी कि जब आप अपनी बेटियां भेजते हैं तो कम से कम पता कीजिए कि वो कहाँ पे जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, कहाँ रहेंगी, बच्चियों के संपर्क में रहिए, क्योंकि ये बच्चियां हमारी बच्चियां हैं। दिल्ली में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चियों को हम बचाएं। अलग अलग जगहों से बच्चियां हमने निकाली हैं, वापस उनके क्षेत्र में उनको भेजा गया है, उनका पुनर्वास किया गया है। और दिल्ली में ऐसी भी जगहें हैं, दिल्ली में संसद है, ये तो सब जानते होंगे, संसद से 3 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जिसका नाम है जीबी रोड। यहाँ पे पूरे देश के गरीब से गरीब इलाकों से महिलाओं को लाके बेच दिया जाता है। कभी 5,000 रुपए में बिकती हैं, कभी 2,000 रुपए में बिकती हैं, कभी 3,000 रुपए में बिकती हैं। बहुत ही उनके साथ शोषण किया जाता है। एक एक महिला को 30-30 आदमियों के साथ सोना पड़ता है दिन के। छोटी छोटी बच्चियों को हम वहां से बचाते हैं। अभी एक नेपाली लड़की को हमने वहां से बचाया जो कि 15 साल की है, 9 साल की उम्र में उसको वहां पे बेच दिया गया। हर दिन 20-20 आदमियों के साथ उसको सोना पड़ता था, उसे इंजेक्शन लगाए गए जिससे उसका शरीर बड़ा दिखे। तो ये तो दिल्ली में, देश की राजधानी में हो रहा है। सुंदरगढ़ से भी बहुत बच्चियों को हमने वहां से बचाया है। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगी कि सब लोग इकट्ठा हों, एकत्रित हों और हम ये कोशिश करें कि हमारी बेटियां बिकना बंद हों। मैं बस ये कहना चाहूंगी, जब मैं एक अकेली महिला होकर अनशन करके सरकार को झुका सकती हूँ, तो अगर हम सब लोग साथ हो जाएंगे तो बहुत कुछ बदलाव हो पाएगा। सारी महिलाओं को अपने अंदर शक्ति जगानी पड़ेगी और साथ मिलकर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया।